जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि इस समय आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं प्रमुख रोगों के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने आपको विषाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में बता दिया है। उसमें हम विषाणु की भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। तो जितने भी रोग हैं जीवाणुओं के द्वारा वो बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर सही समय पे इलाज हो जाए तो उन रोगों से बचा जा सकता है। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों को पर आसानी से कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन विषाणुओं वाला थोड़ा स्थिति खराब होती है, क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। लेकिन जिस तरह से जीवाणु हमारे लिए हानिकारक हैं, उसी तरह से हमारे लिए क्या है, लाभदायक हैं। अब जैसे शरीर है ना, तो शरीर में अधिकतर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर को चलाने में, क्रिया कराने में सहायता करते हैं। हमारे शरीर में लगभग 2.5 kg बैक्टीरिया होता है। कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो आइए समझते हैं जीवाणुओं के बारे में। पहले तो जीवाणुओं के बारे में समझ लेते हैं, फिर जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस समय अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। पहले ये जान लेते हैं कि जीवाणु क्या है। यह हमने लिख रखा है बच्चे, जीवाणु है। देखो ये हमने पहले लिख रखा है कि जीव प्लस अणु, जिसका मतलब होता है जीवित कण। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जीवों का जो निर्माण होता है वो परमाणुओं से मिलकर, अणुओं से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर, ऊतकों से मिलकर होता है, लेकिन वो जो कण होने चाहिए वो जीवित कण होने चाहिए। तो यहाँ पर जो जीवाणु है तो जीव प्लस अणु, जिसका मतलब होता है जीव का मतलब जीवित, जिसमें क्या हो बेटा, जीवन हो। क्या हो, जीवन हो और कण, ये पार्टिकल। अब यहाँ पार्टिकल का मतलब ये नहीं कि वो निर्जीव है, यहाँ हम सजीव पार्टिकल की बात कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी, जैसे ये बॉडी है तो इसमें सजीव पार्टिकल्स ही तो हैं। तो आइए समझते हैं। तो जीवाणु सबसे सरलतम जीवधारी है। सबसे सरलतम, सरलतम का मतलब ये होता है कि ये कोशिकीय होते हैं, इनके बॉडी में बहुत अधिक क्रिया नहीं होती है। इन जीवाणुओं को रखा जाता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनका जो केंद्रक होता है वो डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है ना। और इसमें जो डीएनए होता है वो प्लाज्मिड के रूप में रहता है, जिसका आकार गोलाकार होता है, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो डेवलप होता है। तो जीवाणु सबसे सरलतम जीवधारी हैं, पहला स्टेटमेंट आपका ये है। दूसरा पॉइंट आपका है कि ये होते हैं एक कोशिकी। कैसे होते हैं? एक कोशिकी। एक कोशिकी का मतलब होता है वे जीवधारी जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है, उन्हें हम एक कोशिकी जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ईस्ट हो गया। ईस्ट तो कवक है, और जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो ये सब क्या है, प्रोटोजोवा है, और इसी में जीवाणु भी आता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको और बताया था बच्चे कि जो जीवाणु होते हैं वो किस जगत में आते हैं, मुनेरा जगत में आते हैं। मुनेरा जगत में आपको ये बताया गया था कि जो जीवाणु होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा आपका आद्य जीवाणु, जिसको हम आर्कीबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है यूबैक्टीरिया, और तीसरा होता है माइकोप्लाज्मा। ये 3 जीवाणु होते हैं, जिसमें आद्य बैक्टीरिया में हमने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेलोफी, थर्मोएसिडोफिलस और मेथेनोजन। जो हेलोफी होते हैं वो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर बैक्टीरिया का पाया जाना नामुमकिन है, जहां पर जीवन संभव ही नहीं है, जहां पर नमक की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। कभी देखा है नमक में जल्दी कीड़े पड़ते हैं? नहीं, लेकिन ये ऐसी जगह पर भी रहते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं हेलोफी। थर्मोएसिडोफिलस, जब पानी पीना होता है, जब आप बीमार होते हो तो पानी को गर्म करके पीते हो, लेकिन जहां पर गर्म पानी का स्रोत है वहां पर भी ये जीवाणु रहते हैं, परंतु इनकी मृत्यु नहीं होती है। मेथेनोजन की बात करते हैं तो मेथेनोजन सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं।
उसके बाद आ जाता है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में आपको दो प्रकार के बैक्टीरिया पढ़ने को मिलता है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलता है एक तो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, और दूसरा होता है आपका रसायन संश्लेषी, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है परपोषी जीवाणु। अब जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं तो उनमें होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि नीले हरित शैवाल। ऐसे जीवाणु जो रसायन विधि से भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, नाइट्रोमोनास है, एजेटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है। ये सभी जीवाणु क्या करते हैं कि रसायन विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है कि ऐसा जीवाणु है जिसके शरीर के ऊपर कोई लेयर नहीं होता है, ग्लाइकोलिपिड का लेयर नहीं पाया जाता है, और यह एक ऐसा जीवधारी है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। यह पौधों में भी रोग उत्पन्न करता है और जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करता है। माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड और रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने किया। माइकोप्लाज्मा, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा जीवाणु है, वह कौन सा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, तो वो है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO के नाम से भी जानते हैं, जो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है ना, प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO का पूरा नाम है। इतना शायद हमने आपको पिछला लेक्चर में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी अब जीवाणु के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा, और इतनी जानकारी तो रखना पड़ेगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में बताइए, तो सर्वप्रथम आपको बताना पड़ेगा जीवाणु के बारे में। तो इतनी जानकारी बच्चों होना चाहिए। आइए और समझते हैं जीवाणुओं के बारे में। तो बेटा हम यहाँ एक कोशिका की बात कर रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं आद्य जीव। आद्य जीव का मतलब होता है प्राचीन जीव। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि धरती पर सर्वप्रथम प्रोकैरियोटिक टाइप के जीव आए थे, जिसमें कि बैक्टीरिया शामिल है। धीरे धीरे जो है कि वो बैक्टीरिया में टर्न हुए और इनके अंदर ऐसा पावर आया कि ये सूर्य के प्रकाश के इस्तेमाल से भी क्या करते हैं कि भोजन का निर्माण कर सकते हैं। फिर जाके आगे विकसित हुए होंगे तो इसमें रसायन संश्लेषी के गुण आए, फिर ऐसे आएंगे तो ये अपने भोजन जो है कि किसी जीव से प्राप्त करने लगे। अगर इवोल्यूशन की थ्योरी देखी जाए तो ऐसे ही चलती है। अब अचानक ही किसी जीवों का निर्माण नहीं हुआ होगा, हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब जाके धीरे धीरे जीवों का विकास होता है। इसीलिए जैव विकास का जो परिभाषा है ये बताया गया है कि जीवों के क्रमिक विकास को ही जैव विकास कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे चलें, आइए समझते हैं आगे। ये जंतुओं व पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अब चाहे पौधे हो या जंतु हो, सिट्रस कैंकर की बात कर लें तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। जंतुओं की बात करते हैं तो क्षय रोग हो गया ना, हैजा हो गया, ये खतरनाक रोग उत्पन्न करते हैं। जितने हमारे लिए लाभदायक हैं उतने हमारे लिए क्या है, ये हानिकारक हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं बेटा। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। ये जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहाँ जीवन असंभव है, ऐसी जगह भी उपस्थित होते हैं ये। इसीलिए इनको कहा जाता है सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बता रखा है आपको, और कुछ जीवाणु क्या होते हैं बेटा, हानिकारक भी होते हैं। जीवाणुओं का आकार जो होता है वो गोलाकार है, डंडाकार है, सर्पिलाकार है, कौमाकार है ना। तो गोलाकार जैसे ये हो गया, डंडाकार का मतलब ये हो गया बच्चे, और सर्पिलाकार का मतलब ये हो गया, और कौमाकार का मतलब ये हो गया। ये जीवाणुओं के क्या है, अलग अलग आकार के होते हैं। अब सभी जीवाणु एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ जीवाणु चल होते हैं। चल का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, अचल, मतलब उन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये रहे बेटा आपके जीवाणुओं के बारे में। ये हो गया। जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया, और जीवाणु शब्द का प्रयोग जो है कि ए हरेनबर्ग ने किया। जीवाणु जो टर्म हम पढ़ते हैं उस शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ए हरेनबर्ग। और जीवाणु की खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। आइए अब समझते हैं कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। इसमें बेटा अभी एक ही रोग बताएं क्योंकि इसके बारे में बताना था।
अब इधर आ गया है क्षय रोग, तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्षय रोग, जिसे हम यक्षमा के नाम से भी जानते हैं, टीबी रोग के नाम से भी जानते हैं। टीबी बहुत ही खतरनाक अपने समय की बीमारी थी। जब ये शुरू शुरू में बीमारी आई थी तो इसकी स्थिति बहुत ही भयावह थी, बड़ी खतरनाक स्थिति थी। जिस तरह से जैसे कोविड आया था ना, जिस तरह से कोरोना वायरस आया था, तो इसका कोई इलाज नहीं था, उसी प्रकार से जब टीबी आया था ना, तो इसका भी कोई इलाज नहीं था। और टीबी देखो ना, खासकर उन लोगों में होता है जो ज़्यादातर धूल धक्कड़ में काम करते हैं, जैसे सीमेंट के फैक्ट्री में हो गए, या फिर जहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा धूल कण है वहाँ पे होता है, या भोजन खुला हुआ खा लिया उसकी वजह से हो जाता है, खुला हुआ पानी है उसकी वजह से हो जाता है, दूषित वस्त्र है उसकी वजह से हो जाता है। तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है टीबी की। इसमें लोगों को जब खांसी आती है तो खांसी के साथ साथ पूरा शरीर हिल जाता है, और उस खांसी के साथ जो बलगम आता है उसके साथ ब्लड निकलता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस रोग में सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो है उचित साफ सफाई, जो कि इस रोग से ज़्यादातर प्रभावित होता है आपका लंग्स, आपका फेफड़ा। फेफड़े में जो एल्वुलाई होता है वो डैमेज हो जाता है, फेफड़े में जो है कि लिक्विड बनने लगता है, उसमें जो है कि स्लेस में बनने लगता है, जिसकी वजह से खांसी आती है और सांस लेने में समस्या होती है। अगर इस रोग का सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया, इस रोग का सही समय पर अगर इलाज नहीं किया गया तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है, और इसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं कि यह रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। यह रोग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका जो जीवाणु है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसी के बैक्टीरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है टीबी। एक होता है टीवी, टीवी को होता है टेलीविजन, उसका मतलब दूरदर्शन होता है। ये है टीबी, जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जीवाणु है। ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? कि इस जीवाणु की, इस रोग में जो जीवाणु है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को आधुनिक बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच को माना जाता है। बड़ा महान काम किया है इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें आधुनिक द मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिस्ट माना जाता है इन्हें। इस रोग की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। अगला पॉइंट क्या है बच्चे? कि यह रोग प्रतिजैविक औषधि के द्वारा उपचार किया जाता है। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक, जो कि किसी भी जीवाणु से क्या कर सके? लड़ सके। और सबसे पहले प्रतिजैविक औषधि बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने बनाया था पेनिसिलिन, जो कि कवक से प्राप्त किया था। तो इस रोग के उपचार में अधिकतर जो इस्तेमाल किया जाता है वो एंटीबायोटिक होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिजैविक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि इस रोग में रोगी को कफ के, खांसी व बलगम के साथ खून का आ जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस रोग में तो खांसी तो आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, और खासकर जैसे कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, अब लंग्स जो है वो ऑक्सीजन के लिए बना है ना बच्चे, धुआं के लिए तो बना नहीं है कि उसमें धुआं जाए, धूल धक्कड़ जाए, उसके लिए नहीं बना है। ये बना है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, स्वच्छ वायु के लिए। इसीलिए भगवान ने नाक बनाई है, ताकि जो भी वायु जाए वो स्वच्छ वायु जाए आपके फेफड़े में। कुछ लोग मजे से क्या करते हैं? सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, और धुआं एक तो मुंह से निकालेंगे, नाक से भी निकालते हैं। कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। अपने आप को प्रतिदिन क्या कर रहे हो? नुकसान कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी को कम कर रहे हो। ठीक। और ज़्यादातर अगर ये देखा जाए तो ये कि जो नॉर्मल फैमिली होती है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, जिनके पास ठीक प्रकार से पैसे की व्यवस्था भी नहीं है, जो अपने परिवार को ठीक प्रकार से चला भी नहीं पा रहे हैं, वो क्या करते हैं? एक तो नशे में लिप्त रहकर अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे?
उन्हें लगता है कितना कमाएंगे इतना खर्च करेंगे और चल जाएगा। और जब बीमारी आ जाएगी तब उसमें पैसा नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा तो कर्ज लेंगे, कर्ज लेने के बाद क्या होगा, बच्चे तो ठीक है, नहीं बचे तो उनके बच्चे चले जाएंगे कमाने और कमा कमा कर उस कर्ज को भरेंगे, न तो पढ़ पाएंगे न तो बढ़ पाएंगे। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग? यही होता है एक मिडिल क्लास फैमिली, जो एक गरीब घर, जो गरीब अपने आप को गरीब कहते हैं, वो अपनी आदतों की वजह से हैं। जब तक अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक अपने जीवन में शिक्षा को प्रवेश नहीं करवाएंगे, उसका अपना प्रभाव नहीं होगा शिक्षा का, तब तक कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई कमाकर मजदूरी करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस दिन मालिक बनना सीख जाओगे उस दिन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मालिक तभी बनोगे जब आपके पास होगा ज्ञान। इसीलिए मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोशिश करें कि नशे से दूर रहें। जो आप नशा कर रहे हैं वही पैसा बचाकर अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दीजिए, और वही बच्चे आपका जीवन ना चमका दे तब कहना आप लोग। लेकिन ये सब समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बातें केवल आपको अभी मान लोगे, चलो ठीक है सही बात कह रहे हैं, सही बात कह नहीं रहे हैं। सही बात जब तक अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक वो सही बात नहीं है, वो सही बात नहीं है। तो ये रोग की बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि टीबी उन्हीं लोगों को होता है, इसे गरीबों का रोग भी कहा जाता है। अमीरों में नहीं होता है, वो आराम से बैठे रहते हैं, किसमें, एसी में बैठे रहते हैं, धूल धक्कड़ से दूर। मजदूर बेचारा काम कर रहा है, वो भी इंसान, वो भी इंसान। फर्क इतना है कि उसके पास ज्ञान है और उसके पास क्या ज्ञान नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि दुनिया में दो चीज़ें कमाना है, या तो इतना शरीर में इतना ताकत भर लो कि बैलों की तरह, मजदूरों की तरह खूब काम करो। हालांकि मैं किसी भी मजदूर का जो है कि अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, या फिर मजदूरी को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने आप में मजदूर है, इसी को समझना होगा। क्योंकि बेटा ये जान लीजिए कि जब आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी आती है तो उस बीमारी की वजह से एक मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है उसकी कमर टूट जाती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। आइए आगे समझते हैं। शायद हमारी इतनी बातें आपको समझ में आ होगी। अब आगे समझते हैं। यह रोग प्रतिजैविक औषधि के उपचार में किया जाता है, ठीक है। इस रोग में खून आता है और इस रोग में एक टीका लगता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं बीसीजी। जब बच्चा 6 महीने का होता है ना तो उसको एक टीका लगवाया जाता है जिसको बोलते हैं बीसीजी। बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कॉलमेट एंड गुरियन। खोज करना था इनके वैज्ञानिकों, जिन वैज्ञानिकों ने खोज किया उसके नाम पे रखा गया एल्बर्ट कॉलमेट, या फिर कहीं पर दिया है यूरिन कॉलमेट का नाम भी दिया है। बच्चे तो घबराना नहीं उसके लिए कि यूरिन कॉलमेट दिया हुआ है, तो एल्बर्ट कॉलमेट और उसके अलावा कैमिल गुरियन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि बीसीजी टीका की खोज किया था, जो हर बच्चे को लगना अनिवार्य है और लगवाते ही है। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर जो है कि इन टीकों को लगाया जाता है। तो यहाँ से ये लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। मिलेंगे हम आपको अगले लेक्चर में, जीवाणुओं से द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास और ये लेक्चर और जीवाणुओं के बारे में आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूंगा जितना हो सकेगा। बस इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को, आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। सभी लोग मिलजुल के मनाएं, वो चाहे किसी भी धर्म जाति से नहीं मतलब है। अगर सब लोग मिल के त्यौहार मनाएंगे तब जाके होगा त्योहार। जब तक हारों में एक एक माला ना हो वो त्योहार कैसा। तो इसी तरह से जातियाँ, धर्म, जाति, संप्रदाय ये सब ना देखते हुए मिलजुल कर पूरा भारत देश इस त्यौहार को जश्न के साथ मनाएगा।
और प्रकृति में रंगों को बिखेरेगा बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।